हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो अभी तक हमने ग्रेविटेशन वाले चैप्टर के अंदर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन देख लिया है, जो कि हमें क्या बताता है, दो ऑब्जेक्ट जिनके पास मास है उनके बीच लगने वाले फोर्स को बताता है। वो कितना आता है, Gm1m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ये है उन दो ऑब्जेक्ट के बीच का फोर्स जिनके पास क्या है, मास है। और ये बेसिकली अपन किसके लिए यूज करते हैं, प्लेनेट्स के लिए यूज करते हैं। जैसे अर्थ अपना एक प्लेनेट हो गया, सन हो गया, मून हो गया, इन सब के लिए अपन ज्यादा अच्छे से यूज करते हैं। बट जनरली अपन यूज नहीं करते। जैसे मेरे पास मास है, दूसरे ऑब्जेक्ट के पास भी मास है, दूसरे व्यक्ति के पास मास है, उनके लिए अपन इस वाले फॉर्मूले को नहीं यूज करते, वहां सार्थकता नहीं है। इस फोर्स की हेल्प से हमने बहुत सारे इवेंट्स को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था। जैसे टाइड क्यों आता है, उसके अलावा हर ऑब्जेक्ट नीचे की ओर क्यों गिरता है, एंड आपका जो सन है वो या फिर जो मून है वो अर्थ के ऊपर क्यों नहीं गिर जाता, इस तरीके की चीजें थी। और इसके अलावा एक चीज है, वो है केपलर्स लॉ, ठीक है ना। तो केपलर्स लॉ ने किसको बताया था, प्लेनेटरी मोशन को बताया था। क्या था प्लेनेटरी मोशन, ये केपलर्स लॉ क्या थे। पहला लॉ ये था कि सारे के सारे जो प्लेनेट्स हैं वो सन के अराउंड इलिप्टिकल पाथ में यानी दीर्घ वर्ताकार पथ पर घूमते रहते हैं। पहला तो ये था। दूसरा क्या था कि इक्वल टाइम में इक्वल एरिया कवर करता है, ठीक है जी, दूसरा हो गया। तीसरा क्या था, जो टी स्क्वायर है और जो टी स्क्वायर होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, आर क्यूब के, यानी एवरेज डिस्टेंस के। ये केपलर्स लॉ थे, जो कि अपने पहले चैप्टर का पार्ट था। दूसरे के अंदर हमने देखा था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी हमने किसकी चर्चा की थी, जी की। और जी अपना कितना आया था, जी आया था Gm में आर स्क्वायर। ये किसी भी प्लेनेट के लिए कैलकुलेट किया जा सकता है। अर्थ के लिए जब कैलकुलेट किया था जी अर्थ, तो कितना आया था, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया था। यहां क्या है, मास किसका रख दोगे, जो उस प्लेनेट का जिसके ऊपर अपन निकाल रहे हैं, ये सरफेस पे निकालने का फॉर्मूला था। और आर क्या है, उस प्लेनेट की रेडियस। उसके अलावा जब अगर हमें मून का निकालना हो, मान लो, तो मून का कैसे निकालेंगे, सब कुछ रख देते हैं, तो आता आपका 1.62 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और अगर हम इन दोनों का कंपैरिजन करें, दोनों में कंपैरिजन करें कि किस पे ज्यादा है, तो सीधी सी बात है अर्थ पे ज्यादा है। और वो कितना ज्यादा है, 6 टाइम्स है इसका, मून का। तो अगर मुझे निकालना हो किसका, अर्थ का, तो मुझे क्या कर दूंगा, मून के ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। बस इतना ही अंतर है, ठीक है ना। ज्यादा अंतर नहीं है, बट ये अंतर बहुत ज्यादा हो गया। क्योंकि अगर आपका जी कम हो गया तो आप अपने आप को कैसा महसूस करते हो, हल्का महसूस करते हो, ठीक है जी। सर ये बात हमें समझ में आ गई। ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। इसके अंदर हमने 2-3 चर्चाएं और करी थी कि ये कैसे बदलता है। तो 3 तरीके थे बदलने के। पहला क्या था, हाइट के साथ, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो जी क्या होता है, बदलता है। और जी क्या होता है, कम होता है बेसिकली। अगर हम गड्ढा खोद के नीचे की ओर जाएंगे तब भी जी क्या होगा, कम ही होगा। और सेंटर पे कितना हो जाएगा, 0। ठीक है सर, ये बात समझ आ गई। तो जी की बात समझ आ गई। और तीसरा क्या था, रोटेशन की वजह से भी क्या हो रहा है, जी चेंज हो रहा है। तो पोल्स के ऊपर जो जी है वो सबसे ज्यादा होता है, और इक्वेटर पे जो जी है वो सबसे कम होता है। एंड ज्यादा अंतर तो नहीं है। अगर मैं बताऊं पोल के ऊपर कितना है, तो पोल के ऊपर आता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एंड जो इक्वेटर है उनके ऊपर आता है 9.78 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपका अप्रोक्सीमेट इतना है, बट अंतर तो है ना, थोड़ा बहुत अंतर है। मैंने गोल्ड वाला वो एग्जांपल दिया था। अगर आप 100 किलो यहां पे खरीदते हो और यहां पे और यहां बेचोगे तो ऑब्वियसली आपको मुनाफा मिलने वाला है, बहुत तगड़ा, ठीक है ना। हाँ, तो ये बात समझिए। बट वहां पे कोई शॉप नहीं है, पहले बता रहा हूं भाई, पोल्स के ऊपर, ठीक है। वहां सफेद बालू रहते हैं और कुछ नहीं रहता। ये चीज समझ आ गई ना भाई। हाँ, अब एक चीज और समझा देता हूं मैं सिलेबस के हिसाब से, वो मास एंड वेट है। मैंने पहले ही बता दिया था कि मास एंड वेट मैं न्यूटन सेकंड लॉ में एक्सप्लेन कर चुका हूं बहुत अच्छे से। तो यहां सिर्फ मैं नाम लूंगा, बाकी उसका मेरा एक कंप्लीट डिटेल वीडियो आने वाला है। मैं बस जल्दी उसको कंप्लीट कर दूंगा और वो आएगा, ठीक है ना। हाँ, उसके अंदर काफी चीजें मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं, बस उसको अच्छे से देखना। इसको भी देख लो, आपके सिलेबस के हिसाब से नोट्स बना लो, वो सीखने के लिए होगा। तो देखो मास क्या होता है, मास तो m इक्वल टू होता है रो इंटू में v। अच्छा, ये क्या है, तो मैं इसको ज्यादा अच्छे से लिखता हूं, रो की जगह d। d क्या है, m तो हो गया मास। m क्या है, m किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मास को। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी वस्तु का द्रव्यमान। d क्या है, हम निकालते कैसे हैं, मास कैसे निकालते हैं, मास निकालते हैं d क्या होता है, डेंसिटी, हिंदी बोलते हैं घनत्व। और v क्या है, वॉल्यूम यानी आयतन, ठीक है जी। बस ये निकाल लो। एंड ये अगर 2 चीज पता है तो उस ऑब्जेक्ट का मास भी पता ही लगे। जैसे आप दूध किससे मेजर करते हो, लीटर से, है कि नहीं, लीटर होता है, उससे मेजर करते हो। तो वो एक्चुअली आप क्या मेजर कर रहे हो, उसका वॉल्यूम मेजर कर रहे हो, मास मेजर नहीं करते। अब जब दूध लेते हो कि 1 लीटर दे दो, तो आप 1 लीटर लेते हो, इसका मतलब क्या, वॉल्यूम ले रहे हो, मास थोड़ी ना 1 kg ले रहे हो, नहीं।
हाँ, अगर डेंसिटी क्या हो गई 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो गई तब तो वो 1 kg के इक्वल ही आ जाता है, बट अगर नहीं है तो नहीं आता है। मैं बताता हूं, जैसे वो लीटर होता है कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है ना, ऊपर उसका कुछ ऐसे इस तरीके का होता है, बना होता है। हाँ जी, ये लीटर है और ये कितने का है, पूरा पूरा आपका मान लेते हैं 1 लीटर का, लीटर में 1 है, वो लीटर में 1 का मतलब है इसके अंदर आप कोई भी ऑब्जेक्ट डाल दो तो उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 1 लीटर हो जाएगा। कोई भी ऑब्जेक्ट डाल दो, जैसे पानी डाला तो पानी का वॉल्यूम कितना हो गया, 1 लीटर। आप तेल डाल दो, तेल का वॉल्यूम कितना हो गया, 1 लीटर। आप डाल दो चीनी डाल दो तो उसका वॉल्यूम कितना हो गया, 1 लीटर। मिट्टी डाल दो 1 लीटर। आप कुछ डायमंड डाल दो, ज्वेलरी डाल दो, कुछ भी पिघला के डाल दो, मतलब ऐसे नहीं, तो वो कितना होगा, हर बार कितना आएगा, 1 लीटर। अच्छा, हर बार कितना आ रहा है, 1 लीटर आ रहा है, तो वॉल्यूम तो क्या कर दिया हमने, सेट कर दिया। लेकिन जब आप उसे वेइंग मशीन पे रखोगे ना तो हर बार जो उसकी रीडिंग आएगी वो क्या आएगी, अलग अलग आएगी। वो डिफरेंस किसकी वजह से आ रहा है, वो डिफरेंस आ रहा है डेंसिटी की वजह से। डेंसिटी बेसिकली क्या है, जो बीच अंदर के वाले मॉलिक्यूल्स है ना वो पास पास कितने रखे हुए हैं। जितना ज्यादा पास पास रखोगे, जितना ज्यादा पास पास रखोगे तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। जैसे गैस, लिक्विड और सॉलिड की मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी होती है, सॉलिड्स की होती है, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल बहुत पास पास होते हैं। जैसे ये वाला सॉलिड है, इसके मॉलिक्यूल क्या है, बहुत ही पास पास है ना जी सर। उसके बाद लिक्विड की इससे थोड़े कम होते हैं, और गैस की सबसे कम होती है, वो तो हवा में इधर उधर भाग रहे होते हैं, बहुत दूर दूर है, तो उसकी डेंसिटी क्या होती है, सबसे कम होती है। इसीलिए तो गैस का वॉल्यूम जो वो डिफाइन नहीं होता। हम गैस के वॉल्यूम को डिफाइन कैसे करते हैं मैं बता दूं, जैसे इन सब का तो ऐसे डिफाइन कर लिया, लेकिन गैस के वॉल्यूम को कैसे डिफाइन करते हैं कि अगर जिस कंटेनर में उसे रखा जाता है वही उसका क्या बन गया, वॉल्यूम बन गया। जैसे इसके अंदर कोई गैस डाल दो तो उसका वॉल्यूम कितना है, 1 लीटर, लेकिन उसी गैस को 2 लीटर वाले में डाल दो तो उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 2 लीटर। अगर 3 वाले में डाल दिया तो कितना हो जाएगा, 3 लीटर। इस तरीके से गैस का वॉल्यूम निकाला जाता है, यानी जिस कंटेनर के अंदर उसे डाला गया है उस कंटेनर का वॉल्यूम ही गैस का वॉल्यूम बन जाता है। गैस का वॉल्यूम समझ में आ गया, सॉलिड एंड गैस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। बट मैंने बताया डिफरेंस किस में आ रहा है, जब वेइंग मशीन के ऊपर रखते हैं तो उनके वेट में डिफरेंस आ रहा है। वेट में डिफरेंस इसलिए आ रहा है बिकॉज मास अलग अलग है, वॉल्यूम सबका सेम है बट डेंसिटी सबकी अलग अलग होती है। आप खुद सोच के देखिए, अगर मैं क्या डालता हूं, एक पूरा पानी डालता हूं और उसके बाद में डालता हूं तेल, तो तेल अगर 1 लीटर देखोगे ना मास के अंदर, तो उस 1 लीटर में तेल क्या आएगा, कम आएगा, बिकॉज तेल थोड़ा हल्का होता है। आपको पता है ना, हल्का होता है। हल्का होने का मतलब भी क्या है, उसकी डेंसिटी क्या है, कम है। डेंसिटी क्या है, कम है, किसकी, तेल की। ऑयल की जो डेंसिटी होती है वो कम होती है, इसीलिए वो ऊपर तैरता रहता है जी सर। हाँ, अब इसका मतलब है कि वो 1 लीटर के अंदर उसका मास क्या आने वाला है, कम आने वाला है पानी के बजाय, ठीक है ना। हाँ, तो जैसे मान लो 1 लीटर पानी के अंदर 1 kg पानी आता है, आता भी है वो, ठीक है ना। वो पानी का डेंसिटी 1 ग्राम पर ml होता है, लेकिन जो ऑयल होता है वो इसका मान लेते हैं 0.96 होता, 96 है, तो कितना आएगा, इस बार आएगा वो 960 ग्राम। 1 लीटर के अंदर कितना आएगा, वो 960 ग्राम आएगा। उसी के अंदर मैंने मान लो कि मिट्टी डाल दी, तो इस बार आ रहा है उसका बहुत ज्यादा, 3 kg बन गया। अरे अरे, समझ रहे हो ना। तो उसकी डेंसिटी का अलग इफेक्ट पड़ता है, किस पर, मास पर। बट मास कैलकुलेट कैसे किया जाता है, ऐसे ही मास कैसे कैलकुलेट करता है, डेंसिटी और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, उसका मास आ जाएगा। वॉल्यूम में नहीं बताऊंगा क्या होता है, आयतन होता है, और आयतन किसे, वॉल्यूम किसे कहते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट का 3D में, यानी 3D में जितना भी स्पेस कवर करता है उसी को क्या बोलते हैं, वॉल्यूम बोलते हैं। तो वो इजी चीज है, ज्यादा है नहीं, बट मास। अब इंपॉर्टेंट चीज यहां है कि किसी भी जगह चले जाओ इस दुनिया जहान में, तुम जहां जाओगे मास साथ जाएगा, यानी तुम्हारा मास कभी भी नहीं बदलेगा। बात समझ रहे हो क्या, तुम्हारा मास अर्थ पर मान लेते हैं कितना है, 80 kg। आप चले गए कहां पर, स्पेस में, स्पेस स्टेशन पे हो, तब भी आपका मास कितना होगा, 80 kg। आपकी इच्छा हुई मून पर जाने की, तब भी कितना होगा, 80 kg। दुनिया बदले, मौसम बदले, जमाना बदले, पर मास ना बदले। बात समझाएगी ना, सब कुछ बदल सकता है परंतु आपका मास नहीं बदल सकता। अच्छा जी सर, मतलब किसी ऑब्जेक्ट का मास जो है वो लोकेशन पर डिपेंड नहीं करता है, बट ये जो मैं दूसरी चीज लिखा रहा हूं वो है वेट, ठीक है ना। वेट को अपन हिंदी में क्या बोलते हैं, भार, इसको बोलते हैं द्रव्यमान। ये बेसिकली क्या है, फोर्स है। ये क्या है, फोर्स, जो कोई प्लेनेट किसी ऑब्जेक्ट पे लगा रहा है। जैसे अर्थ के लिए लगा रहा है तो अपन क्या बोलेंगे, वेट बोलेंगे उसे, वो कितना आता है, mg आता है। वो हर बार कितना आता है, mg आता है। वो g जो है वो किस पे डिपेंड करता है, वो तो प्लेनेट पे डिपेंड करता है ना। जैसे अर्थ के लिए कुछ और हुआ, मून के लिए कुछ और हुआ, किसी और के लिए कुछ हो रहा है। तो इस तरीके से जो है वो वेट आपका डिपेंड करता है किस पर, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे, जो कि हर प्लेनेट के लिए अलग अलग हो सकता है।
जी सर। तो इसका मतलब हुआ अगर मुझे वेट मेजर करना है किसी ऑब्जेक्ट का, तो मैं मान लेता हूं मेरा मास कितना है 80 kg है, तो मेरा अर्थ पर वेट कितना होगा, मैं अर्थ के ऊपर वेट लिखता हूं तो कितना आएगा, मेरा अर्थ के ऊपर वेट कितना आएगा, वो आएगा mg। m कितना है 80 इंटू में g को मैं लगभग कितना ले लेता हूं 10, ठीक है ना, तो कितना आएगा 800 न्यूटन, न्यूटन आएगा क्योंकि फोर्स है। वहीं अगर मैं मून के ऊपर चला गया तो कितना आएगा, तो मेरा मून के ऊपर जो वेट आ रहा है वो आएगा m इंटू में g, मून का लूंगा मैं, जैसे ही मून का लूंगा तो 80 इंटू में 1.62 करो या 1.6 ले लेता हूं फिलहाल के लिए, तो 16 को किससे मल्टीप्लाई कर दो 8 से, तो कितना आता है ये 128 आएगा, इतना आता है 128 आता है, 128 न्यूटन, यस इतना आता है 128। देख रहे हो कितना कम लग रहा है, यानी मैं अर्थ पे मेरे ऊपर कितना फोर्स लग रहा है 800 न्यूटन, मून के ऊपर 128, अरे कितना हल्का हल्का लगूंगा। इसीलिए अगर मैं यहां 1 फीट उछल रहा हूं तो वहां पता नहीं कितना उछल जाऊंगा, पता है ना, वहां ज्यादा उछल जाऊंगा, बिकॉज मेरा वेट जो हो चुका है वो बहुत ही कम हो चुका है, इंटरनल फोर्सेस जितना फोर्स है उतने ज्यादा ही ऊंचे से। एक इक्वेशन होती है बेटा, वो क्या होती है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस में 2as, मैं v को मान लेता हूं 0 है फाइनल, जब अपन जंप लगाएंगे तो, और u अगर दोनों जगह ही सेम है, अगर दोनों जगह ही सेम है तो अगर मैं s निकालूंगा डिस्प्लेसमेंट हो गया तो वो कितना आएगा u स्क्वायर बाई 2g, वो माइनस का आएगा, माइनस करूंगा तो ऑटोमेटिकली इधर आके प्लस का हो जाएगा। तो देखो g जिसका कम होगा वहां पे डिस्प्लेसमेंट अपने आप ही क्या जाएगा ज्यादा, तो आप ज्यादा अच्छे से कहां उछल पाओगे, मून के ऊपर, ठीक है ना। और देखो सन का जी इतना ज्यादा होता है कि वहां पे आप जंप भी नहीं लगा सकते, अगर आप सन पे चले गए तो आप वहां पर जंप लगाना ही बहुत ज्यादा मुश्किल काम हो जाता है। ये बात समझ आ गई होगी मेरी, ठीक है ना। चलो बहुत सिंपल है, तो वेट और मास के अंदर डिफरेंस समझ में आया होगा, और कितना कम हो जाता है, ये वेट ही चेंज होता है हर जगह। हाँ अगर मैं स्पेस के अंदर चला जाऊंगा, अब इसकी बात करूं तो यहाँ अर्थ के ऊपर कितना आया, अर्थ के ऊपर वेट आ गया 800, स्पेस के अंदर जी 0 होता है तो यह कितना जाएगा 0 हो जाएगा, और मून के ऊपर कितना आ गया 128 न्यूटन आ गया, यानी हर प्लेनेट के अलग अलग आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है सर। ये चीज हमें अच्छे से समझ में आ गई है। वैसे मैंने बताया ना न्यूटन सेकंड लॉ के अंदर मैंने और भी अच्छे से समझा रखा है, तो आप वहां पे जाके देख सकते हो, लिंक मिल जाएगा यार, प्ले लिस्ट बनी हुई है तो वहां पे आप जाके ढूंढ सकते हो, ठीक है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है क्या है, थ्रस्ट एंड प्रेशर। क्या होता है थ्रस्ट और क्या होता है प्रेशर, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, बेसिकली मैं कुछ इवेंट्स बताना चाहता हूं, उनको आप थोड़ा सा सोचिए ताकि आपको पता लगे कि हम किसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। आपने ट्रेन देखी है ना, ट्रेन का ट्रैक देखना, जो ट्रैक होता है उसके ऊपर क्या लगे होते हैं, इस तरीके से, या तो लकड़ी के लगे होंगे या सीमेंट के पट्टे लगे हैं, ऐसे थोड़ी थोड़ी दूर पर लगे हैं ना। हाँ वो क्यों लगे हैं, क्यों लगे हैं, इनका क्या रीजन है इस तरीके का। चलो चाकू देखा आपने, चाकू कितना शार्प होता है, चाकू बहुत तगड़े से शार्प होता है ना। हाँ ये चाकू हो गया एक तरीके से पकड़ने के लिए हैंडल, ठीक है। तो चाकू बोझ क्या होता है, नुकीला होता है, बहुत ज्यादा शार्प होता है। अरे आप ये समझ लो ना कि आपको एप्पल काटना है, सेब काटना है, तो आप चाकू से काटो या फिर अपनी अंगुली से काटो, किससे आसानी से कटेगा, इससे कटता है, बट कटता क्यों है, ये चीज समझ आ रही है ना, कटता क्यों है। आपने बचपन में सुना होगा कि जो ऊंट होता है, ऊंट केमल, वो रेगिस्तान में आसानी से चल लेता है ऊंट, ठीक है ना, डेजर्ट में आसानी से चल लेता है, क्यों, जबकि घोड़ा नहीं चल पाता है। ये तो सुना होगा ना। एक आर्मी के जो टैंक होते हैं ना, उसके ऊपर आप देखें ना एक चेन सी लगी हुई होती है, टैंक के ऊपर क्या लगी होती है, चेन, वो चेन लगी हुई होती है, और फिर भी वो रेगिस्तान के अंदर किसी की जगह के ऊपर वो आसानी से दौड़ता हुआ भाग जाता है। तगड़ा है ना भाई, कैसे कैसे। बसों के जो टायर होते हैं, वो जो टायर होते हैं वो चौड़े चौड़े क्यों होते हैं, एकदम बढ़िया तरीके से चौड़े चौड़े क्यों होते हैं। इन सब का एक ही रीजन है, और वो क्या है, प्रेशर। क्या है, प्रेशर। थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। या फिर एक चीज और भी होती है, जैसे कील का आपने देखा होगा, तो कील, ये वाली कील है ना, हाँ ये जो कील है इसका ये वाला पार्ट क्या है, नुकीला, यानी अपन दीवार के अंदर किसको रखने वाले, इस नुकीले वाले पार्ट को। तो ये नुकीला क्यों बनाया है, कील के लिए ये वाला जो पार्ट है वो नुकीला क्यों बनाया गया, इसलिए बनाया गया है ताकि अपन इसको यहां पर ठोक सके, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, जैसे ही मैं इसको ठोकने जाऊंगा, इसके ऊपर से मारूंगा, थोड़ा टचक मारूंगा ना, अरे हाँ, तो क्या होगा, अंदर घुस जाएगी कील। हाँ जैसे ही मैंने इसके ऊपर ये मारा ना, वही क्या है, थ्रस्ट एक तरीके का। तो बेसिकली जो फोर्स होता है किसी एक स्पेशल डायरेक्शन में इज नोन एज थ्रस्ट। ध्यान से देखो, स्पेशल डायरेक्शन का मतलब क्या है, मैंने इसको ऐसे रखा,
एक तो मैंने ये वाला लगाया, एक मैं इस तरीके से लगा रहा हूं ऐसे, टिचिक टिचिक, तो क्या वो डायरेक्शन अलग हो गई है कि नहीं। अब इस वाली बार में दो डायरेक्शन आ रही है, दो डायरेक्शन का मतलब है एक ऐसी वाली डायरेक्शन आ रही है और एक ऐसी वाली। देखना इधर से इधर जा रहा हूं ना, तो दो डायरेक्शन है, एक तो इधर जाने वाली और एक इधर जाने वाली। तो इधर जाने वाली इसके लिए कोई काम की नहीं है, और थ्रस्ट होगा वो सिर्फ और सिर्फ इस वाली डायरेक्शन को ही देखेगा। स्पेशल डायरेक्शन होनी चाहिए, ध्यान से देखना। जैसे मेरे पास ये मार्कर है ना, हाँ, अब मैं मार्कर को क्या कर रहा हूं, इधर से इधर चलाने की कोशिश कर रहा हूं, चलाया ना। ध्यान से देखो जरा क्या हो रहा है, दो फोर्स लगाए मैंने, दो मतलब फोर्स तो एक लगाया, बस दो डायरेक्शन। जब मैंने इधर से इधर लगाया तो इसके पास दो डायरेक्शन आ गई, कौन कौन सी, एक जो बोर्ड की तरफ इसको धकेल रही है कि नहीं, और एक दूसरी जो इसको इधर धकेल रही है। देखो ना इधर से इधर गया ना, हाँ, जब ये इधर से इधर गया तो इसके लिए कौन जिम्मेदार हुआ, इस डायरेक्शन का फोर्स। और जब ये इसके ऊपर चल रहा है, ये वाला चल रहा है ना, चलने का मतलब क्या है, ये अपनी शाई छोड़ रहा है। वो शाई इसलिए छोड़ रहा है क्योंकि ये अपन इसके ऊपर प्रेशर लगा पा रहे हैं, इसके ऊपर प्रेशर। देखो हवा में भी तो ले गया मैं, तब तो नहीं लगाया, तब तो सिर्फ क्योंकि बिकॉज यहां पर सिर्फ और सिर्फ इस वाले डायरेक्शन में फोर्स लगाया, इसमें कोई फोर्स लगा ही नहीं। तो इन दोनों के बीच में जब वो वाला फोर्स लग रहा है, कौन सा, जो परपेंडिकुलर है, यानी वो थ्रस्ट है, वही क्या है, थ्रस्ट है। कोई एक स्पेशल डायरेक्शन में अपन क्या लेते हैं, फोर्स को लेते हैं, उस स्पेशल डायरेक्शन में जो फोर्स मेजर करते हैं उसी का क्या नाम है, थ्रस्ट प्रणोद। बात समझ आ गई कि जैसे रॉकेट है, अब रॉकेट में अगर आप ऐसे लगाओगे फोर्स, मान लो कि जो गैसें हैं वो नीचे निकलने के बजाय इधर और निकलने लग जाएं, यहां से निकलना शुरू कर दें, सीधा यहां से ना निकले, तो क्या होगा, क्या होगा, सीधी सी बात है, जो ये रॉकेट का जो फोर्स लगा है ना वो इसको इधर लगेगा। अगर इधर लगेगा तो ये रॉकेट इधर भागेगा ना, फिर इधर भागेगा, है कि नहीं। यानी इसके पास दो चीजें आ गई, एक तो इस वाले डायरेक्शन की और इस वाले। हमें कौन सा चाहिए था, ये वाला चाहिए था, ये वाला चाहिए था, ये तो चाहिए नहीं था ना, इसकी वजह से तो रॉकेट इधर गई है। हाँ, इसका मतलब हुआ अपन को फोर्स का वो वाला घटक लेना है, वो वाला कंपोनेंट लेना है जो क्या हो, एक स्पेशल डायरेक्शन में हो और जो एरिया के क्या हो, बेसिकली परपेंडिकुलर हो। जो ये एरिया दिखाई दे रहा है ना, उस एरिया के क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर। एरिया यानी क्षेत्रफल के लंबवत दिशा में लगाया गया फोर्स। अच्छा, इन सब का मैं एग्जांपल भी दे देता हूं, डोंट वरी, ये इनका एक्सप्लेनेशन देने वाला हूं। लेकिन जो थ्रस्ट है उसको डिफाइन कर लेते हैं, वो क्या है, मैं बोलूंगा फोर्स फोर्स जो परपेंडिकुलर लगाया गया है किसके, एरिया के, और उसका क्या लेना है मुझे, जस्ट और जस्ट मैग्नीट्यूड लेना। मोड का मतलब क्या लेना है मुझे, मैग्नीट्यूड। तो मैं बोलूंगा फोर्स इन, नहीं ये तो प्रेशर ही हो गया, नहीं ये तो प्रेशर ही हो गया, ये नहीं लिखना था। फोर्स क्या, परपेंडिकुलर वाला, बस फोर्स इन स्पेशल डायरेक्शन, बस एक विशेष दिशा में लगाया गया बल। बात समझा क्यों कि ना, कि स्पेशल डायरेक्शन होनी चाहिए कोई ना कोई। जब हमने ये वाला लिया है तो ये वाला हुआ कि नहीं हुआ, ये स्पेशल डायरेक्शन हुई कि नहीं हुई सर। अब इसमें अगर ऐसे फोर्स लगाओगे, देखना मैं फोर्स लगा रहा हूं अभी, ये देखो हाथ मेरे इधर से इधर चला गया, काम का ही नहीं है। लेकिन इधर लगाऊंगा, देखना अंदर की हो जा रहा है, वो उससे क्या क्रिएट हो रहा है, प्रेशर क्रिएट होगा, उससे क्या होता है, प्रेशर क्रिएट होता है। तो अगली चीज जो आती है वो प्रेशर, दाब की आती है। तो दाब को अपन क्या लिखते हैं, जो ये प्रणोद आया है, जो क्या है, थ्रस्ट आया है, उसमें किसका डिवाइड कर दो, उस एरिया का डिवाइड कर दो। ये एरिया देखो, ये एरिया भी कैसी क्वांटिटी होती है, मैं आपको दोनों चीज बताता हूं। ये जो एरिया है वो कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। फोर्स जो है वो भी कैसी राशि है, सदिश राशि है, यानी वेक्टर क्वांटिटी है। बट ये जो प्रेशर है ना वो स्केलर क्वांटिटी है। ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। ये कैसी है, वेक्टर। ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। बट ध्यान से देखो, हम इसको स्केलर इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि अपने पास एरिया तो फिक्स हो गया है कि नहीं, एरिया फिक्स हो गया। अब हमें क्या देखना है, फोर्स, वो भी एक स्पेशल डायरेक्शन का। हर बार डायरेक्शन फिक्स ही हो गई, हर बार क्या हो गई, डायरेक्शन फिक्स हो गई। स्पेशल डायरेक्शन, इसी का मतलब तो क्या, स्पेशल डायरेक्शन, इसी का मतलब क्या है, थ्रस्ट है। अगर अपने पास थ्रस्ट फिक्स हो रहा है या डायरेक्शन फिक्स हो रही है तो अपने को डायरेक्शन का कोई टेंशन नहीं है। तो प्रेशर आएगा वो हमेशा क्या आने वाला है, सरफेस के परपेंडिकुलर ही आने वाला है, सरफेस के परपेंडिकुलर ही आने वाला है। अच्छा, अभी थोड़ा समझ में आ रहा है, आ रहा है ना, आ जाएगा, डोंट वरी। इसलिए कैसी क्वांटिटी है, अदिश राशि है, नोट कर लेना ये चीज। अब ध्यान से देखो, इसके अंदर क्या क्या चीज आ रही है, ऊपर क्या आ गया, फोर्स आ गया, नीचे क्या आ चुका है, एरिया। इसको हिंदी वाले बच्चे कैसे पढ़ते हैं, बल बट्टा क्षेत्रफल, आप भी ऐसे पढ़ लेना। लेकिन ये बल क्या होना चाहिए, प्रणोद होना चाहिए। ज्यादा अच्छा शब्द क्या है, प्रणोद। ओके, थ्रस्ट होना चाहिए, थ्रस्ट अपॉन में एरिया, वही क्या है, प्रेशर है। बिकॉज अपन एक स्पेशल डायरेक्शन में लेने वाले हैं, हर किसी डायरेक्शन में नहीं लेंगे। बात समझ आ गई ना। हाँ, अब मैंने स्टार्टिंग में कुछ एक इवेंट बताए थे, जैसे ट्रैक है, अपना रेलवे ट्रैक है, उसके नीचे वो लगे हैं ना, या तो सीमेंट के लगे होंगे या लकड़ी के लगे होंगे जो पट्टे, उनका काम क्या है। अब आप खुद सोचिए,
अपना अगर ट्रैक ऐसे रहा है ना, तो उसका एरिया, नीचे वाला एरिया क्या है, कम। अगर नीचे वाला एरिया कम कर देंगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा। अब नीचे वाला एरिया हुआ कम, प्रेशर हुआ ज्यादा। अगर ज्यादा प्रेशर हुआ तो जो ट्रैक है, जो पटरियां हैं रेल की, वो नीचे धंस नहीं जाएंगी। सीधी सी बात है, जमीन के अंदर क्या हो सकती हैं, धंस सकती हैं। अच्छा, ये रीजन हुआ। ओके सर, ये समझ आ गया। दूसरा आपने बताया था सर, आर्मी का जो टैंक होता है उसके ऊपर वो चेन जो लगी होती है वो किस में हेल्प करती है, प्रेशर। वो भाई प्रेशर को कम करता है। अगर मान लो उसको, जो आर्मी वाला टैंक होता है ना, उसका वेट जो होता है बहुत ज्यादा होता है भाई, मतलब मास ज्यादा तो वेट भी ज्यादा, तो वेट उसका बहुत ज्यादा। अगर वेट ज्यादा हुआ तो इस नीचे की ओर लग रहा है, परपेंडिकुलर सरफेस के परपेंडिकुलर लग रहा है, यानी वो थ्रस्ट का काम करेगा। और अगर नीचे एरिया अगर हमने कम रख दिया, यानी हमने सिर्फ 2 ही टायर लगाए, वो भी छोटे छोटे टायर, मान लो बड़े भी लगा दिए, तो क्या होगा, टायर बड़े लगाने तो फिर चलाने में दिक्कत आएगी। और अगर हमने हवा के लगा दिए तो उनके फटने फूटने का डर रह सकता है, और बीच में अगर युद्ध के दौरान फट गए तो दिक्कत हो गई ना। इसलिए अपन टायर नहीं लगाते हैं। टायर लगाने के तो कारण ये हो गए, हमने क्या लगाया, वहां पर चेन का पट्टा लगा दिया। वो चेन का पट्टा घूमता रहता है बढ़िया तरीके से। अब वो चेन का पट्टा करता क्या है, वो बड़ा सारा होता है। वो क्या होता है, बड़ा सारा होता है, तो पूरे के पूरे, यानी एरिया ज्यादा हो गया। एरिया ज्यादा हो गया तो क्या हो गया, प्रेशर कम हो गया। वैसे ही ट्रैक में क्या होते हैं, लकड़ी के पट्टे लगाए रखे हैं। वो लकड़ी के पट्टे क्या होते हैं, जो सारा का सारा प्रेशर है वो खुद के ऊपर ले लेते हैं, यानी प्रेशर बट जाता है बेसिकली। ये समझ आ रही है। यहां पे भी वो चैन के पट्टे पे प्रेशर बट गया। अगर किसी एक टायर पे आएगा तो वो टायर अंदर नहीं धंस जाएगा। बात समझ आ रही है ना। हाँ, तो इसलिए हमने ये वाली चीज लगाई है। सर, जो अपना बसेज होती हैं उनके भी टायर थोड़े छोटे छोटे बनाए जाते हैं, क्योंकि बस का वेट भी क्या होता है, काफी ज्यादा होता है। ट्रकों के देखना, ट्रकों में टायर ज्यादा हो जाते हैं, ट्रकों में नंबर ऑफ टायर होते हैं ना, वो ज्यादा हो जाते हैं। अगर टायर ज्यादा हो गए तो नीचे लगने वाला जो एरिया हो गया, मतलब जो एरिया आ रहा है वो भी क्या हो गया, ज्यादा। अगर एरिया ज्यादा तो आपका क्या हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा। इस तरीके से अपन प्रेशर से ओवरकम कर सकते हैं, करना जरूरी है। अब एक चाकू वाला था, चाकू की धार बहुत कम कर दी, धार तेज कर दी। धार तेज करने का मतलब क्या है, अरे भाई हमने एरिया बढ़ा दिया है। जैसे हमने एरिया बढ़ा दिया तो प्रेशर क्या हो जाए, एरिया कम कर दिया, सॉरी, चाकू के केस में क्या करते हैं, एरिया बहुत कम कर देते हैं, क्योंकि बहुत ही तीखा बना दिया। एरिया कुछ करा ही नहीं, बहुत कम एरिया में आ गया। बहुत देख रहे हो ना, ब्लेड नहीं देखो कितना कम एरिया होता है, और ऐसे मारो चीरा फटाक से लग जाएगा। लेकिन देखना अंगुली के पास बहुत ज्यादा एरिया, यहां से मारा कुछ नहीं हुआ, कुछ हुआ क्या, नहीं हुआ। लेकिन अगर यही ब्लेड से सोच के देखो एक बार, हाँ, नस कट जाएगी भैया, आत्महत्या हो जाएगी कुल मिलाकर। ठीक है। दूसरा एक कील वाला एग्जांपल था, तो कील वाले के अंदर क्या थी, कील का एरिया क्या होता है, बहुत ही कम हो गया। ये ध्यान से देखो, एरिया क्या है, बहुत कम है। जैसे इसके अंदर मैं ठोकूंगा ऐसे, तो यहां से मैं क्या लगा रहा हूं, थ्रस्ट लगा रहा हूं, इस स्पेशल डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूं, इसको क्या बोलते हैं, थ्रस्ट। अगर थ्रस्ट आ रहा है तो नीचे क्या, एरिया बहुत कम है, तो प्रेशर क्या होगा, बहुत तगड़ा की रेट होगा, और ज्यादा प्रेशर की रेट से वो दीवार के अंदर घुस जाती है। अदरवाइज दीवार के अंदर घुसना थोड़ा सा क्या होता है, कील का मुश्किल होता है। उल्टा सोच के देख लो आप, उल्टा करके देख लो भाई। कोई बच्चा ऐसे ही ठोकता है ना, कोई ऐसे ठोक के देख ले, ये ठोक लो, ठोक लो, नहीं हो पाएगा ना। हाँ, वैसे अगर बलून फुला हुआ है तो अपन ये वाले से अगर फोड़ने की कोशिश करेंगे तो आसानी फूट जाएगा। ये वाले से करके देखना, एक बार करके देखना, इस वाले से जान नहीं निकल जाए तो मुझे बता देना। हाँ, ये चीज समझ आ रही है ना। तो ये सब कमाल किसका हो रहा है, प्रेशर का ही। और एक मैं बता रहा हूं एयर प्रेशर का कमाल, ठीक है ना। एयर प्रेशर का इतना तगड़ा आप डेली में यूज देखते हो कि प्रेशर क्या काम कर सकती है, क्या क्या काम कर सकता है, ये सोच के देखो। एयर प्रेशर का एक तगड़ा सा एग्जांपल है, वो है आप डेली लाइफ में यूज करते हो बस। क्या है बस, अच्छा कैसे, टायर के अंदर जो हवा होती है ना, वो एक्चुअली क्या है, एयर प्रेशर ही है। वो इतना तगड़ा एयर प्रेशर क्रिएट करती है कि पूरी की पूरी बस को हवा में उठा देती है। इवन उसके अंदर बैठे हुए सारे लोग भी किस में आ गए, हवा में आ गए। नहीं, बस में आ गए। एयर प्रेशर ने बहुत तगड़ा काम नहीं किया, हाँ, एयर प्रेशर ने बहुत ही अच्छा काम किया। उसके अलावा एयर प्रेशर जो होता है वो किसकी वजह से आता है, वो एयर में मौजूद जो गैसेस हैं उनकी वजह से आ रहा है। और वो होता कितना है ना, तो होता कितना है उसके लिए अपन को थोड़ा सा इसके यूनिट्स के बारे में जानना पड़ेगा, और फिर मैं बता देता हूं। जैसे ये प्रेशर लग रहा है तो इसकी यूनिट क्या होनी चाहिए, देखो ऊपर क्या आ रहा है, न्यूटन, नीचे क्या आएगा, मीटर स्क्वायर। तो यूनिट क्या होगी, देखो फोर्स की यूनिट क्या है, न्यूटन, नीचे एरिया है उसकी मीटर स्क्वायर है, क्या होती है, मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है ना। इसको ऐसे लिखो या ऐसे लिख दो, न्यूटन मीटर स्क्वायर। या इसकी और भी यूनिट्स होती हैं, जैसे एक पास्कल होती है, आपकी बार होती है, ये यूनिट भी होती है, mm ऑफ Hg होती है। ये सारी यूनिट भी इसी की हैं, प्रेशर की ही हैं, ठीक है। अलग अलग यूनिट है, आपको इतना जानने की जरूरत नहीं, आप तो इतना ध्यान में रख लोगे ना। अब एयर जो प्रेशर लगाता है, जैसे हवा है, मतलब जैसे अर्थ हो गई, उसके चारों तरफ क्या है, ये तो हवा ही है, यहाँ में क्या बनी हुई हवा, तो हवा क्या लगा रही होती है, इसके ऊपर प्रेशर लगा रही होती है। और वो जो प्रेशर आता है वो कितना आता है, वो प्रेशर आता है 10 की पावर, ऑलमोस्ट बता रहा हूं, 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और ये हवा लगा रही है, कौन लगा रहा है, हवा का मतलब क्या है, एटमोस्फेयर। एटमोस्फेयर जो प्रेशर लगाता है उसी को क्या बोलते हैं, 1 ATM। ATM का मतलब क्या है, एटमोस्फेरिक प्रेशर।
एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 10 की पावर 5। 10 की पावर 5 का मतलब तो समझते हो ना, 1,00,000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इतना फोर्स जो है एयर हमारे ऊपर लगा रही है अभी के अभी। अच्छा सर हमारी बॉडी पिचक क्यों नहीं जाती? अरे नहीं पिचकेगी ना, नहीं, क्योंकि हमारे अंदर जो ब्लड है, क्या जो भी अपना सीरा धमनियां है, वो भी क्या कर रही है, इतना ही फोर्स लगा रही है। बात समझ के देखो, ये मान लेते हैं अपनी स्किन हो गई, स्किन के ऊपर बाहर से कितना फोर्स लग रहा है, इतना। पक्की बात नहीं यार, अंदर से भी इतना ही लग रहा है, अदरवाइज या तो इधर घुस जाते या इधर चला जाता है कि नहीं। अगर मान लो इधर के प्रेशर को कम कर देंगे तो अपनी बॉडी क्या हो जाएगी, पिचक जाएगी, लेकिन इतना लग रहा है। और अगर इसको गायब कर देंगे तो इधर से इधर एक्सपेंड होना चाहेगा। इसीलिए जो मून के ऊपर जाते हैं तो मून के ऊपर अर्थ क्या है, एटमॉस्फेयर गायब है। अगर एटमॉस्फेयर गायब है लेकिन हमारे अंदर से तो इतना ही लग रहा है ना, हाँ, इसका मतलब अगर हमने स्पेशल सूट पहने बगैर मून के ऊपर चले गए तो अंदर वाला प्रेशर इतना तगड़ा काम करेगा कि वो हमारी बॉडी एक्सपेंड करने लगेगी। सीधी सी बात देखो, कर रही है ना, इतना तगड़ा प्रेशर लग रहा है अंदर से, तो अपनी बॉडी क्या हो जाएगी, एक्सपेंड करेगी, और हो सकता है ब्रस्ट भी हो जाए, चिथड़े उड़ जाएंगे कुल मिलाकर भाई साहब चांद के ऊपर। इसलिए अपन को क्या पहना जाता है, स्पेशल सूट पहना जाता है। उसका काम ही क्या होता है, ये वाला प्रेशर क्रिएट करना उस सूट के अंदर, ये वाला प्रेशर क्रिएट करके रखना ताकि आपको कोई हार्म ना हो। ठीक है, ये चीज अच्छे समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से। इतना प्रेशर लगना बहुत जरूरी है। हाँ, आप इतना प्रेशर लेके घूम रहे हो अपने सर पे अभी भी, अच्छा महसूस नहीं हुआ कभी, इसीलिए नहीं हुआ ना बेटा, महसूस नहीं हो, सही बता रहा हूं। ये अगर आप ऐसे रख के रखो थोड़ी देर में महसूस हो जाएगा, लेकिन ये जो है नहीं हो रहा, क्योंकि अंदर से लगने वाला इक्वल है, अपोजिट तो हो ही दोनों। ये इधर से लग रहा है, इधर से लग रहा है, कैंसिल कर दिया, कोई प्रेशर फील ही नहीं हुआ, वाह, कोई फोर्स ही फील नहीं हुआ, क्या बात। ठीक है सर, बढ़िया बात है, अच्छी बात है, समझ में आ गई। तो इसको क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो भी एटमॉस्फेयर में गैसेस प्रेजेंट है उनकी वजह से जो आने वाला प्रेशर है उसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और वो कितना होता है 1 atm, और लगभग उसकी वैल्यू कितनी होती है 1,00,000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कितना बड़ा अमाउंट, ठीक है ना। तो आपको सारे अच्छे से चीजें समझ में आएगी। अब आपको जब भी प्रेशर कैलकुलेट करना हो तो क्या कैलकुलेट करोगे, फोर्स डिवाइड बाई एरिया। ध्यान से देखना, अगर एरिया कम हुआ तो प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा। ये मेरे हाथ दिखाई दे रहा है, हाथ का मैंने यहां पे लगाया, तो ध्यान से देखो, अभी मैं जो लगा रहा हूं इसके ऊपर प्रेशर क्या हो रहा है, क्रिएट हो रहा है। पक्की बात है, प्रेशर क्रिएट हो रहा है, क्योंकि मैं इस डायरेक्शन में क्या लगा रहा हूं, फोर्स लगा ही रहा हूं, और एरिया है इस हाथ का जो एरिया, उससे डिवाइड कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा। लेकिन अगर मैं इसके ऊपर क्या कर दूं, ये अंगुली लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, प्रेशर क्रिएट ज्यादा होगा। इस बार प्रेशर क्या हो रहा है, ज्यादा क्रिएट होगा। और वहीं पे अगर मैं ये कील ले लूं और कील लेके ऐसा लगाऊंगा तो एरिया और कम कर दिया, तो और भी ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो, और हो सकता है कील इसके अंदर भी घुस जाए। बस नहीं, आपने कई वीडियो देखे होंगे जिनके अंदर वो पेपर से क्या होते हैं, कोकोनट को काट देते हैं। वो कैसे काट देते हैं भाई, पेपर से काटना है क्या, तो पेपर से काटना मुश्किल तो नहीं है, बिकॉज आप देखोगे ना इसका जो ये एरिया है ना वो बहुत ही क्या है, कम है, बहुत एरिया कम है। इसको आप थोड़ा तेज से पकड़ो और ऐसे कर दो, यहां से कट लग जाएगा, पहले बता रहा हूं मत करना है ना। हाँ, ये अजय देवगन और रोहित शेट्टी की देखरेख में करना, अन्यथा मत करना, पहले बता रहा हूं, रिस्की हो सकता है। ठीक है भाई साहब, ये चीज हमें अच्छे से समझ में आ रही है, प्रेशर अच्छे से समझ में आ रहा है, प्रेशर क्या होगा ये चीज है। एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपके बुक के अंदर का है, और वो क्वेश्चन क्या है, एक क्यूबॉइड है, उसका मास है 5 kg, ठीक है ना, और वो दो तरीके से प्लेस्ड है एक टेबल के ऊपर। या तो उसे ऐसे रख दो, ठीक है ना, या फिर उसको उल्टा करके ऐसे ऐसे पटका दो उसको। जैसे पटकाओगे तो कुछ इस तरीके का बनेगा। डायमेंशन में सारी लिख देता हूं। जैसे ये जब खड़ा हुआ है तो डायमेंशन है 20, 10 और 40। 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर। एंड इसके अंदर ये है 40 सेंटीमीटर, ये है 20 सेंटीमीटर, यस 20, और ऊपर वाली जो हाइट है वो है 10 सेंटीमीटर। यस, बेसिकली यही क्वेश्चन है। एंड इस क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है बताओ प्रेशर किस में ज्यादा होगा। सीधी सी बात है, जिसका एरिया कम होगा उसके अंदर प्रेशर ज्यादा होगा। पहले ये कैलकुलेट कर रहे हैं कि फोर्स कितना लगेगा, तो फोर्स इसके वेट की वजह से आ रहा है, यानी mg की वजह से आ रहा है। तो वो mg तो दोनों जगह सेम है ना, क्योंकि मास सेम है। तो जो फोर्स आया वो कितना आएगा, mg। g को मैं 10 मान लेता हूं और 5 × 10 करूं तो कितना आएगा, 50 न्यूटन। ये आ चुका है कौन, प्रेशर आ चुका है। अरे अरे प्रेशर आ गया। अब अगर मैं बात करूं एरिया की, तो इसके अंदर जो एरिया आया वो कितना जाएगा बोलो, 20 × 10। अरे नीचे जो टच में है ग्राउंड के साथ, वो नीचे वाला ही तो एरिया है ना,
कितना है वो, ये डायमेंशन देखोगे ना, रेक्टेंगल बनेगा, आयत बन रहा है ना नीचे, क्यूबॉइड है। बात समझने की कोशिश करो, देखो जैसे मैं इस नोटबुक से समझाने का प्रयास करता हूं, आपने ऐसे लगाया है ना, तो अलग इंपैक्ट आएगा, अगर आपने ऐसे लगाया तो अलग इंपैक्ट आएगा कि नहीं आएगा? हाँ, क्योंकि यहां पर जो लग रहा है वो एरिया कम कर दिया है आपने, और अगर मैं ऐसे सिर्फ एक इस नोक के दम पे लगाऊंगा ऐसे, तब प्रेशर और भी ज्यादा क्रिएट हो जाएगा। यहां पे एरिया क्या आएगा, तो अगर तुम ध्यान से देखते हो तो इसके अंदर जो लगा हुआ है, कैसे बनाऊं, ये वाला दिखाई दे रहा है क्या आपको, ये कॉन्टेक्ट में है, और ये क्या है, एक रेक्टेंगल बन चुका है। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, देखो 20 × 10, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो कितना आएगा 20 × 10, कितना आएगा 200 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। क्या आया, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से गुणा किया तो सेंटीमीटर स्क्वायर आया। हमें क्या चाहिए होता है, एरिया मीटर स्क्वायर में चाहिए होता है। तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना हो गया, 10⁻⁻², यानी 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 100, तो अपन 100 का भाग कर देंगे, लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर का भी कर दो, तो क्या आ जाएगा 200 इंटू में इसकी जगह क्या लिख दो 10⁻², ये स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो, और क्या आ जाएगा आंसर, मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। कितना आएगा 200 × 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। ठीक है सर, इस वाले में कितना आएगा, इस वाले में 40 इंटू में 20 आएगा, तो जो एरिया आ रहा है वो कितना आएगा 40 × 20, ये आंसर किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कितना हो गया 800 हो गया मेरे ख्याल से, और गुणा 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। अब बस कुछ नहीं करना, अब अपन को प्रेशर कैलकुलेट करना है। तो इस वाले के हिसाब से प्रेशर कितना आएगा, फोर्स कितना लग रहा है 200 इंटू, सॉरी ये तो एरिया है, फोर्स तो सेम है 50 डिवाइड बाई 200 इंटू 10⁻⁻4। कुछ काटा का, ये कटा कितनी बार, 4 बार, अगर 4 बार कट रहा है तो कितना आएगा 1/4, ये ऊपर चला जाएगा 10⁻4, डिवाइड कर दो, कितना आएगा, इसको लिख लो 100 × 100 2 बार लिख लो, तो कितना आएगा 25, कितना आएगा 2500 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। उसमें देखना काफ़ी कम आएगा, अगर प्रेशर की बात करोगे तो 50 डिवाइड बाई, ये कर दो 800 इंटू 10⁻⁻4, 10⁻4 को ये ऊपर जाएगा तो प्लस का 4 आएगा, इसको 2 बार लिख लो 100 इंटू 100, तो देखो काटा पिटी हो रही है। चलो कर गया, और क्या कटा भाई, और भी कुछ कटाएगा क्या, कटना तो चाहिए, नहीं अभी तो नहीं कट रहा, बट कट रहा है, इन दोनों से मिलके कट जाएगा। जैसे अगर मैं डिवाइड करूं 2 से, तो ये कितनी बार जा रहा है 4 बार, और इसके अंदर कितने जा रहा है 25 बार, और जैसे इसको काटोगे तो कितना आएगा 25 ही आएगा, तो 25 कितना आएगा 625 न्यूटन पर मीटर। उसमें कितना आ रहा है 2500 आ रहा है, उसमें आ रहा है 625। अब देख लो ना यार, एरिया जो है इसके अंदर 4 गुना हो चुका है, एरिया जो है 4 गुना हो गया, तो प्रेशर 4 गुना कम नहीं हो गया। 2500 में 4 का भाग दे दो, कितना आता है 625 ही आता है। अब ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर जैसे जैसे एरिया क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो प्रेशर बढ़ता ही जाएगा। थ्रस्ट और प्रेशर में आपको डाउट नहीं है मेरे ख्याल से अब कोई भी, अरे नहीं है ना भाई, हाँ। तो जितने भी आपको क्वेश्चन मिलते हैं, बुक के क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन आप निपटा दोगे, ठीक है ना, अच्छे से कर लेना, और ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई। अब जो अगला काम होगा वो अपना फ्लूइड अच्छे से समझना है ना, फ्लूइड के अंदर प्रेशर कैसे लगता है, उसके अंदर अपन आर्किमिडीज पढ़ने वाले हैं, बायनेंसी फोर्स पढ़ने वाले हैं, ये सारी चीज़ें आने वाली है। सो डोंट वरी, नेक्स्ट क्लास में सब कर दिया जाएगा, ओके बेटा, और नपो का चैप्टर जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, ओके। हाँ, तो अभी थोड़ा अपन स्पीड से चल रहे हैं, मतलब लेक्चर की लेंथ बढ़ा दिया मैंने, वैसी स्पीड तो वही रखिए, ठीक है ना, ताकि आपका जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाए। उसके बाद 10th भी स्टार्ट करना है, ओके बेटा। चलो, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।